हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही हिलाने वाला और ज़ोरदार लेक्चर लेकर आया हूं। तो दोस्तों, मेरे लेक्चर को पूरा देखें और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, मैं आज आपको पोषक पदार्थ यानी कि मैं जीवन में हमारे शरीर के लिए आवश्यक ऐसे भोजन के घटक जो हमारे वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होते हैं उनके बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम, वनडे एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं ज्ञान के अभाव के कारण या इस चैप्टर को हल्का सस्ता इजी होने के कारण ना देखने के कारण छोड़ देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बहुत ही रोमांचक वीडियो लेकर आया हूं। तो बने रहिए वीडियो पे और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पढ़ाई। लेट्स स्टार्ट नाउ। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पोषक पदार्थ क्या होता है। तो पोषक पदार्थ जो होते हैं दोस्तों, वे हमारे भोजन के मुख्य पोषण तत्वों के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। इसके अतिरिक्त भोजन में आहारी रेशे और जल भी होता है। तो ये सारे हमारे शरीर के पोषक पदार्थ कहलाते हैं जो हमारे शरीर में वृद्धि, विकास और शरीर की टूट फूट और मरम्मत और शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो दोस्तों, वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। उपयोगिता के आधार पर ये न्यूट्रिएंट्स या पोषक पदार्थ 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। किसके आधार पर? उपयोगिता के आधार पर। ठीक है दोस्तों। तो पोषक पदार्थ मनुष्य के वृद्धि एवं विकास के लिए और मनुष्य के जीवन में संचालन एवं संपादन, विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन एवं संपादन के लिए और मनुष्य के वृद्धि और विकास के लिए जिन पदार्थों की जीवों को आवश्यकता होती है वे पदार्थ पोषक पदार्थ कहलाते हैं। और विभिन्न पोषक पदार्थ जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों ऊर्जा उत्पादक। कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में वह कौन सा पोषक पदार्थ है जो ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक भूमिका को निभाता है। तो दोस्तों, इसका जवाब होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा। तो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वसा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। तो वे पोषक पदार्थ जो शरीर को इंस्टेंटली ऊर्जा प्रदान करते हैं या शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊर्जा उत्पादक कहलाते हैं दोस्तों। और ऐसे पदार्थ जो शरीर में इंस्टेंटली ऊर्जा देते हैं या शरीर को ऊर्जा देते हैं, तुरंत ऊर्जा देते हैं, ऐसे पोषक पदार्थों को हम ऊर्जा उत्पादक कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट एवं वसा। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिन लोगों को पेचिस लग जाती है उन लोगों को तुरंत ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है और उसमें पेचिस की दवा लगा दी जाती है और उसे आपने देखा होगा दोस्तों आधे घंटे में आराम लग जाता है और फिर वो व्यक्ति जो बैठ नहीं सकता वो चलने फिरने लगता है और साइकिल चलाने लगता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों, हमारे शरीर में जब भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो हमें सुस्ती आने लगती है और हमें चक्कर आने लगते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का बीपी भी कम हो जाता है और साथ ही साथ ऊर्जा उत्पादक पदार्थ ही होता है कार्बोहाइड्रेट। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का ऐसा अंग होता है जो हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है, इसीलिए इसे ऊर्जा उत्पादक कहा जाता है। और शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये एक ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो वसा होता है यह भी हमारे शरीर में पोषक पदार्थों के रूप में काम करता है। ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे उपापचयी नियंत्रक के रूप में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे उपापचयी नियंत्रक। तो दोस्तों, हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, हमारे शरीर के उपापचयी नियंत्रक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कि विटामिन और लवण एवं जल। तो दोस्तों, हमारे शरीर में पाए जाने वाले वे पोषक पदार्थ जो शरीर की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं, जैसे कि विटामिन, लवण एवं जल, ये जो होते हैं शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो ये दूसरे प्रकार के पोषक पदार्थ होते हैं दोस्तों। पहले पोषक पदार्थ होते हैं ऊर्जा उत्पादक और दूसरे पोषक पदार्थ होते हैं उपापचयी नियंत्रक।
इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों तीसरे फैक्ट की। तो तीसरे पोषक पदार्थ होते हैं दोस्तों वृद्धि एवं निर्माण उत्पादक। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि उपापचय नियंत्रक पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न विटामिन, लवण एवं जल जो होते हैं ये उपापचय नियंत्रक पदार्थ होते हैं। इसके अलावा वृद्धि एवं निर्माण पदार्थ के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे उपापचयी नियंत्रक के बारे में। तो उपापचयी नियंत्रक वे पोषक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि विटामिन, लवण एवं जल। इसके बाद में हम तीसरे प्रकार के पोषक पदार्थ की बात करेंगे दोस्तों। तीसरे प्रकार के पोषक पदार्थ जो होते हैं ये वृद्धि, ये जो होते हैं दोस्तों तीसरे प्रकार के जो पोषक पदार्थ होते हैं ये वृद्धि एवं निर्माण पदार्थ कहलाते हैं, क्योंकि ये वे पोषक पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं, जैसे कि प्रोटीन। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, सीधे पूछ लिया जाता है कि वे पोषक पदार्थ जो हमारे शरीर की वृद्धि एवं शरीर की टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं वे पोषक पदार्थ को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों उन्हें हम प्रोटीन कहते हैं। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अंडे में और दाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और आप लोगों ने अक्सर देखा होगा दोस्तों, जिन महिलाओं की डिलीवरी होती है या जिनको टाँके लगाए जाते हैं या जिनके शरीर में किसी प्रकार की सर्जरी होती है तो उन्हें अंडे या प्रोटीन युक्त पदार्थों को ज़्यादा खिलाया जाता है ताकि उसके शरीर के अंगों का निर्माण जल्दी से जल्दी हो और टूट फूट की मरम्मत जल्दी हो। इसीलिए दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि वृद्धि एवं निर्माण करने वाले पदार्थ या शरीर की टूट फूट की मरम्मत करने वाले पोषक पदार्थ का नाम क्या है, तो दोस्तों प्रोटीन है। समझ गए ना आप, अंडा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों अनुवांशिक पदार्थ के ऊपर। तो वे पोषक पदार्थ जो मनुष्यों में जेनेटिकली प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करने में यूजफुल होते हैं, यानी कि वे पोषक पदार्थ जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरीड करते हैं, ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, हम अनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि न्यूक्लिक अम्ल। दोस्तों आरएनए, डीएनए का नाम आपने सुना होगा। आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और डीएनए जो होता है इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। और डीएनए जो होता है दोस्तों ये अनुवांशिक गुणों को ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे अगर पिताजी गंजा है तो बेटा भी गंजा होगा, पिताजी ऊंचा है तो बेटा भी ऊंचा होगा, पिता की आंखें भूरी है तो बेटे की भी आंखें भूरी होगी। इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है दोस्तों ये डीएनए कैरी करता है, लेकिन आरएनए जो होता है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। और अनुवांशिक पदार्थ वे पोषक पदार्थ होते हैं जिनको खाने से हमारे शरीर में आरएनए और डीएनए का विकास होता है या निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कंपटीशन एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाएगा कि अनुवांशिक पदार्थ आरएनए व डीएनए के निर्माण के लिए उत्तरदायी पोषक पदार्थ को क्या कहते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, राइबोस न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इस तरह के दो आपके अंदर आरएनए और डीएनए नाम के दो अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों, जो हमारे शरीर में जीन्स को ले जाते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जो जीन्स हमारे क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगर आपने मेरा अनुवांशिकी वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरे अनुवांशिकी वाले लेक्चर को भी देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मनुष्य के जीवन में उसके शरीर और वृद्धि के लिए, शरीर के विकास एवं वृद्धि के लिए विभिन्न पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है और प्रत्येक पोषक पदार्थ का अपना एक अलग ही महत्व होता है। तो दोस्तों आज मैं आपको विभिन्न पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मनुष्य के वृद्धि एवं विकास के लिए कौन कौन से पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। दोस्तों मनुष्य को सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, न्यूक्लिक अम्ल और खनिज लवण, इतने सारे 7 पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है दोस्तों। याद रखने की कोई इसमें जरूरत नहीं है दोस्तों, 7 पोषक पदार्थ होते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए एक और बात बता दूं दोस्तों, मेरा लक्की नंबर 7 है और आप मेरी इंस्टाग्राम पर आईडी देख सकते हैं ER प्रवीण बागड़े 007, ये मेरी आईडी है दोस्तों। तो 7 मेरा फेवरेट नंबर है और 7 से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं मुझे एक ही नज़र में याद हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारे शरीर में जिन पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है वो भी 7 ही हैं। तो अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं, तो दोस्तों मनुष्य में विभिन्न पोषक पदार्थ जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, न्यूक्लिक अम्ल और खनिज लवण होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस से रिलेटेड फर्दर अपडेट चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी आईडी है इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े, ER प्रवीण बागड़े। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, वहां पर भी आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो अब मैं आपको बताऊंगा विभिन्न पोषक पदार्थों के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में।
सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है दोस्तों? विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों इस फैक्ट को आपको 110% रट लेना है कि ऐसे जैव रासायनिक या ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात या रेशियो 1:2:1, 1:2:1 या 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों 1:2:1 ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों का रेशियो 1:2:1 होता है, ऐसे कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। और ये शरीर में ऊर्जा उत्पादक कहलाते हैं, यानी कि शरीर को बहुत ही तेजी से ऊर्जा देते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे शरीर में 50 से 75% ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है वो कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ही पूरी की जाती है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मैं बालाघाट जिले का रहने वाला हूं और हमारे बालाघाट जिले को धान का कटोरा कहा जाता है, मध्य प्रदेश का। यहाँ पे धान की खेती बहुत ज्यादा होती है। तो दोस्तों हम जो चावल खाते हैं उसमें क्या होता है, वैसे दोस्तों भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, लेकिन मैंने अपनी ओवन लैंग्वेज में बोल दिया कि मध्य प्रदेश का धान का कटोरा बालाघाट को कहा जाता है। ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, मैं आपको ऐसी जानकारी के लिए बता रहा हूं। तो दोस्तों हमारे बालाघाट के लोग जो होते हैं, कितना ही इनको पकवान खिला दो लेकिन लास्ट में चावल खाते ही हैं। तो दोस्तों चावल में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो हमारे शरीर के 50 से 75% ऊर्जा की मात्रा को पूरा करता है। लेकिन दोस्तों अगर आप मालवा चले जाइए, कटनी चले जाइए, उज्जैन चले जाइए, इंदौर चला जाइए, तो वहां पर देखोगे आप रीवा सतना के लोग जो होते हैं रोटियां ज्यादा खाते हैं दोस्तों। तो रोटियों में भी बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। रोटियां बहुत पाचक होती है, शरीर के लिए सुपाच्य होती है और शरीर में आमाशय के तापमान को बनाए रखती है और हमें कई रोगों से प्रोटेक्ट करती है, इसलिए रोटी खाना ज्यादा बेटर होता है। लेकिन बालाघाट वाले अलग ही नहीं मानते दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट चावल ही ज्यादा खाते हैं। तो दोस्तों चावल भी जो होता है काफी अच्छा होता है हमारे सेहत के लिए और ये शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को 50 से 75% की मात्रा को पूरा करता है। और दोस्तों 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, ये क्वेश्चन कंपटीशन में आता है दोस्तों कि 1 ग्राम ग्लूकोज से कितनी ऊर्जा निकलती है, तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है दोस्तों। कितनी निकलती है? 4.2, 420 ऊर्जा निकलती है, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। तो 4.2, 420 में आपको काय का भाग देना है? 100 का भाग देना है। तो दोस्तों 420 में आप जब 100 का भाग दोगे तो 4.2 आ जाएगा। तो दोस्तों हम जब 1 ग्राम ग्लूकोज का पूर्ण कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं तो 420 में 100 का भाग देने पर यानी कि 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ऐसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हर लोगों का याद करने का ट्रिक अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो दोस्तों इनके नाम में ही लिखा है मोनोसैकेराइड, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की सरलतम यूनिट को मोनोसैकेराइड कहा जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था है। सबसे छोटी यूनिट को कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट को मोनोसैकेराइड कहा जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था होती है। इसमें कार्बन परमाणु जो होते हैं दोस्तों, कार्बन परमाणु जो होते हैं ये क्या होते हैं? कार्बन परमाणु जो होते हैं और हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं वो समान होते हैं और जो हाइड्रोजन होता है वो दुगुना होता है, यानी कि 1:2:1, जैसे कि ग्लूकोज दोस्तों C6H12O6। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, तीनों जो होते हैं 1:2:1 के अनुपात में पाए जाते हैं दोस्तों। यह कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल अवस्था को हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल कंपटीशन एग्जाम में आते हैं दोस्तों कि मोनोसैकेराइड निम्न में से कौन सा है, पहचानिए। तो दोस्तों ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और ट्राइयोज, ये तीनों जो होते हैं ये मोनोसैकेराइड होते हैं, जिसमें ग्लूकोज जो है इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो ग्लूकोज जो होता है दोस्तों ये तुरंत ऊर्जा देता है शरीर को और शरीर को चलने फिरने योग्य बनाता है, जैसे कि किसी पेचिस के मरीज को या टाइफाइड या बीमारी वाले को लगाई जाती है बॉटल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे डाइसैकेराइड की। दोस्तों ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें समान या भिन्न
मोनोसेकेराइड के दो अणुओं का संयोजन होता है, डाइसेकेराइड कहलाते हैं, जैसे कि माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। तो दोस्तों कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनमें से डाइसेकेराइड कौन सा है, तो पहचानिए। तो दोस्तों माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज। लैक्टोज जो होती है ये दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है। सुक्रोज जो होता है ये सर्वाधिक मीठा होता है। और माल्टोज जो होता है दोस्तों, जब हम भोजन को मुंह में अंदर लेते हैं तो वो लार मिल जाती है, तो वो माल्टोज में बदल जाता है। यह एक प्रकार का मंड होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब मैं बात करूंगा पॉलीसेकेराइड की। दोस्तों ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें मोनोसेकेराइड के कई अणु आपस में एक चेन के द्वारा जुड़े होते हैं, लंबी श्रृंखला के द्वारा जुड़े होते हैं, जो कि अघुलनशील पॉलीसेकेराइड का निर्माण करते हैं। यह आर्थ्रोपोडा के बाह्य कंकाल व सेलुलोज में पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत दोस्तों जैसे केकड़ा आता है, झींगा आता है, ये सभी आर्थ्रोपोडी जीव में आते हैं, जिनका बाह्य कंकाल व सेलुलोज पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो झींगा होता है, झींगा खाने में काफी स्वादिष्ट होता है, ये पॉलीसेकेराइड का कवर होता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनका बाह्य कंकाल पॉलीसेकेराइड का बना होता है। मछली भी बनी होती है, उसका भी बाहरी आवरण जो होता है दोस्तों वह भी पॉलीसेकेराइड का बना होता है। इसके अन्य उदाहरण होते हैं स्टार्च, ग्लाइकोजेन और काइटिन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य। इसके अलावा मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं दोस्तों कि मछली में भी बहुत अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, और प्रोटीन और वसा भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्यों के ऊपर। अब डिस्कस करेंगे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दोस्तों ये ऊर्जा उत्पादक पदार्थ होते हैं, यानी कि ऑक्सीकरण के द्वारा ये शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करते हैं। ये इनका महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके अलावा दोस्तों ये शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करते हैं, भोजन संचय की तरह कार्य करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि जिन लोगों के जो लोग ज़्यादा चावल खाते हैं उनके पेट बाहर निकलने लगते हैं, पेटी बाहर निकलने लगती है, क्योंकि उनका जो स्टार्च होता है दोस्तों वो ग्लाइकोजन के रूप में, वसा के रूप में, चर्बी के रूप में पेट के ऊपर जमा होने लगता है। और रोटी खाने वालों का पेट उतना नहीं निकलता है दोस्तों, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो सुपाच्य होती है, पच जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे विटामिन सी का निर्माण करना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये विटामिन सी के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है कि विटामिन सी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पोषक पदार्थ कौन सा होता है, तो वो विटामिन सी होती है दोस्तों। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्लों के निर्माण में भी कार्बोहाइड्रेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा दोस्तों जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण करना। तो विभिन्न जंतुओं के बाह्य कंकाल का निर्माण जो कि जिनकी सतह ग्लाइकोजेन या काइटिन की बनी होती है, जो कि आर्थ्रोपोडा संघ के विभिन्न जीव होते हैं दोस्तों, जिनकी बाहरी कंकाल सेलुलोज का बना होता है। ये सारे जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट के कारण बनते हैं। इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत जो होते हैं गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और सलजम होते हैं। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों प्रोटीन के ऊपर। कंपटीशन एग्जाम में दोस्तों प्रोटीन के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। प्रोटीन अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जे बर्जीलियस ने किया था। एक वैज्ञानिक थे जे बर्जीलियस ने सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है दोस्तों, जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैंने आपको कई बार बताया है कि सबसे ज्यादा हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का जब पाचन होता है, जो अमीनो अम्ल बनते हैं वो अमीनो अम्ल बाद में पॉलीपेप्टाइड और पेप्टोन में बदल जाते हैं और बाद में अमोनिया गैस में बदलते हैं। और अमोनिया गैस हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होती है, जिसे नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में हमारी किडनी के द्वारा मूत्र मार्ग से निकाल दिया जाता है। और मैंने आपको बताया कि हमारे मूत्र में यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है। और मैंने आपको यह भी बताया है कि संसार में जितने भी यौगिक पाए जाते हैं उसमें एकमात्र ऐसा अकार्बनिक यौगिक यूरिया होता है जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है। यह भी कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो दोस्तों इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में होता है तो वो हमारे शरीर से वो नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ हमारे मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमारा मूत्र ज्यादा पीला हो जाता है। तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम वर्णक के कारण भी होता है। और प्रोटीन का पाचन होता है तो वो अमीनो अम्ल में टूटता है, फिर वो पेप्टोन में टूटता है, फिर पेप्टाइड में टूटता है, और फिर उसके बाद में वो अमोनिया गैस में बदल जाता है। और वो अमोनिया गैस हमारे मूत्र मार्ग के माध्यम से यूरिया के रूप में निकल जाती है। तो प्रोटीन जो होता है दोस्तों हमारे शरीर में सबसे ज्यादा टूट फूट मरम्मत के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा हमारे शरीर में जिन अंगों का निर्माण करना है उन अंगों के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारे चेहरे पे झुर्रियां आने लगती है, बाल पकने लगते हैं, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो दोस्तों जवानी में बुढ़ापा आ जाता है। इसीलिए प्रोटीन प्रॉपर मात्रा में लेते रहे, अंडे खाते रहे। अगर आप अंडे नहीं खाते हैं तो दालें प्रॉपर मात्रा में ले। और आगे और बताते रहूंगा दोस्तों, चैनल पर बने रहें।
इसके बाद में अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रोटीन का प्रयोग सर्वप्रथम जे बर्जीलियस ने किया था। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा हमारे शरीर में प्रोटीन के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की जरूरत होती है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग जो होता है दोस्तों, 15% भाग जो होता है वो प्रोटीन से ही निर्मित होता है। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके अलावा दोस्तों ऊर्जा उत्पादन एवं शरीर की मरम्मत दोनों कार्यों में प्रोटीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये ऊर्जा भी देता है और शरीर को मरम्मत भी करता है। इसके अलावा जैसे अगर आपको टाके लगते हैं या सर्जरी होती है तो आपको बहुत ज्यादा प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ खिलाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे शरीर के घावों को भरने में बहुत अधिक सहायक होता है। इसके अलावा दोस्तों मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिनमें से 10 का संश्लेषण जो है वो मनुष्य का शरीर स्वयं करता है, परंतु 10 ऐसे प्रोटीन होते हैं दोस्तों जिसे मनुष्य को इंग्रेडिएंट्स के रूप में बाहर से लेना होता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है और हमारे देश में छिंदवाड़ा जिले में बहुत ज्यादा सोयाबीन की खेती होती है और उज्जैन में उसका प्लांट भी है। तो दोस्तों प्रोटीन हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन बहुत ज़्यादा होती है, हमारे बालाघाट के पास में छिंदवाड़ा में ज़्यादा होती है, लेकिन मालवा में भी बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों मालवा में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। और मूंगफली में भी प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा मूंगफली का उत्पादन खरगोन में होता है। इस फैक्ट को भी आप रट लेना। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो महिलाएं और लड़कियां और स्टूडेंट्स इस बात को ध्यान रखें कि उन्हें प्रोटीन भी प्रॉपर मात्रा में लेना है। 45 ग्राम प्रोटीन की उन्हें डेली आवश्यकता होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रोटीन के प्रकार के ऊपर। तो दोस्तों हम प्रोटीन के कार्य के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों प्रोटीन के प्रकार के ऊपर पहले डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटीन जो होता है दोस्तों ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। तो दोस्तों सरल प्रोटीन वे प्रोटीन होते हैं जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं, सरल प्रोटीन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन आदि। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं सरल प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे कि एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन आदि। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि अंडा जो होता है, अंडे के अंदर जो बीच का भाग होता है पीला वाला जिसे यॉल्क कहा जाता है, उसके बाहर में एक रंगहीन द्रव पाया जाता है दोस्तों, चिपचिपा लसलसा पदार्थ पाया जाता है, वही एक प्रकार का एल्ब्यूमिन होता है दोस्तों, उसी को एल्ब्यूमिन कहा जाता है। वो जो होता है प्रोटीन होता है एक प्रकार का जो अमीनो अम्ल से बना होता है, इसे ही सरल प्रोटीन कहा जाता है। यानी अंडे के सफेद वाले भाग को सरल प्रोटीन कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और जानकारी के लिए एडिशनल फैक्ट बता दूं कि जिन लोगों को धात रोग होता है, यह एक प्रकार की गंभीर बीमारी होती है जो युवा अवस्था में अक्सर करके लड़कों को सामान्य अवस्था में पाई जाती है, जिनके मूत्र के माध्यम से वीर्य की थोड़ी मात्रा निकलती है और थोड़ी सी एल्ब्यूमिन भी निकलता है, तो उसके कारण उनकी कमर में दर्द रहता है। तो दोस्तों उसका बहुत सारे आयुर्वेदिक और एलोपैथिक इलाज है। तो दोस्तों ये एल्ब्यूमिन जो होता है ये शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। यह एक प्रकार महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ होता है जो कि एक प्रकार का सरल प्रोटीन होता है जो अंडे में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों ये था एक आपके लिए एडिशनल फैक्ट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूंगा संयुग्मी प्रोटीन के बारे में। तो दोस्तों संयुग्मी प्रोटीन जो होते हैं वे प्रोटीन होते हैं जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं, यानी कि ऐसे प्रोटीन जिनमें बहुत सारे अणु जुड़े हुए होते हैं संयुग्मी प्रोटीन कहलाते हैं, जैसे कि क्रोमोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये क्रोमोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन जो होते हैं संयुग्मी प्रोटीन के उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संयुग्मी प्रोटीन का उदाहरण क्या है, तो क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। इसके अलावा सरल प्रोटीन का उदाहरण है दोस्तों एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन्स और हिस्टोन। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है दोस्तों मैंने आपको बताया ये खून में पाया जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, लौह कण पाया जाता है। यह भी हीमोग्लोबिन भी एक प्रकार का प्रोटीन होता है जिसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है जो कि लोहे की मात्रा उसमें होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करेंगे व्युत्पन्न प्रोटीन की। तो दोस्तों सरल प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन्स और हिस्टोन प्रोटीन होता है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे व्युत्पन्न प्रोटीन की। तो वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाते हैं, यानी कि जिन्हें हम बनाते हैं दोस्तों। उदाहरण के लिए पेप्टोन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड होते हैं। तो ये जो होते हैं प्राकृतिक प्रोटीन को व्युत्पन्न प्रोटीन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य के ऊपर। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारे शरीर में
ऊतकों के निर्माण के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं? ऊतकों और कोशिकाओं के निर्माण के लिए हमारे शरीर में प्रोटीन जिम्मेदार होते हैं दोस्तों। वे कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। इनकी कमी से शारीरिक विकास रुक जाता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर तथा मरासमस नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा जा चुका है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वाशियोरकर एवं मरासमस नामक रोग जो है ये शरीर में प्रोटीन की कमी से होता है। इसके अलावा दोस्तों आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा भी देते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में कौन कौन से और क्या डिफेक्ट्स होते हैं। तो दोस्तों ये प्रोटीन जो होते हैं ये जैव उत्प्रेरक और जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। ये आनुवांशिक लक्षणों के विकास का भी नियंत्रण करते हैं। ये संवहन में भी सहायक होते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्वाशियोरकर नामक जो बीमारी है ये रोग बच्चों में पाया जाता है, जिसमें हाथ पांव दुबला होता है और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। और मरासमस नामक रोग भी होता है। इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है दोस्तों। तो इस तरह के जो रोग होते हैं ये प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर और मरासमस रोग होते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मेरा ये यहाँ पर पोषक पदार्थ का वीडियो कंप्लीट हुआ। इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आपको वसा और विटामिन के बारे में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें और आने वाले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में पोषक पदार्थों के ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमारे वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों को शेयर करें। हमारे सब्सक्राइबर्स काफ़ी इतना अच्छा पढ़ाने के बावजूद भी बहुत कम है दोस्तों, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े, लेकर मिलूंगा आपको एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको वसा और विटामिन पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज दोस्तों।